इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं सेकेंड लेसन के सेकेंड स्टोरी के सेकेंड पार्ट की। और किसके लिए? क्लास 9 जो पढ़ रहे हो इंग्लिश प्रोज के बी हाइव जो बुक का सेक्शन होता है उसके लेसन 2। बी हाइव बुक में 2 पार्ट हैं, एक प्रोज वाला पार्ट है, एक पोइट्री वाला। तो हम प्रोज वाला पढ़ने जा रहे हैं। उसके लेसन 2 का सेकेंड पार्ट, मतलब लेसन 2 में 2 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, ये दूसरी स्टोरी है। और इस सेकेंड स्टोरी के भी सेकेंड पार्ट, यानी कि इस सेकेंड स्टोरी को मैंने 4 पार्ट में 4 वीडियो में बनाए हैं। तो ये सेकेंड वीडियो आप देखने जा रहे हो। अगर आपको इससे पहले के वीडियोस का लिंक चाहिए, चाहे वो लेसन 1 का हो चाहे लेसन 2 का पहले स्टोरी का हो, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सब मिल जाएगा। और साथ में अगर आप चाहते हो कि आप वर्ड मीनिंग याद करो, चलिए अभी पूरा हम वर्ड मीनिंग समझते हैं जो इस पैराग्राफ में यूज़ होंगे। और साथ में आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जा सकते हो, है ना। बस वीडियो को आप नीचे डिटेल मैंने दे दूंगा, वहाँ आप जाकर टाइम लाइन दे दूंगा, तो वहाँ हम जाकर डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जा सकते हो अगर आपको वर्ड मीनिंग आती है। तो हम जो बात करेंगे एज अ 5 ईयर वाला पैराग्राफ आप बुक में खोल के देखिएगा, वहाँ से लेकर हम स्पीच जहाँ ख़त्म होगा वहाँ तक का पूरा पैराग्राफ कवर करेंगे, जो भी 5, 6, 7 जो भी इतना पैराग्राफ में होगा। चलिए अब समझते हैं वर्ड मीनिंग। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, मतलब बहुत पुराना। स्टेट मतलब जायदाद, ये मेरा स्टेट है, मतलब ये मेरी जायदाद है। वो राज्य वाला स्टेट नहीं है, वहाँ एस होता है, यहाँ देखो ई भी लगा हुआ है। रेगुलरली नियमित तौर पर। नियर बाई मतलब पास में या पास ही, इसको बोलते हैं वेइंग। वेइंग मतलब होता है वजन, वजन होना। फिर हैपेंड मतलब कोई चीज़ घटित हो गई। ट्रैवल मतलब कूच करना या कहीं पर जाना, यात्रा करना बोल सकते हैं। फार मतलब दूर। हाईएस्ट मतलब उच्चतम, सबसे ऊंचा। बोलते हैं ना माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट का जो सब चोटी है वो सबसे ऊंची है, तो वही हाईएस्ट मतलब वही उच्चतम। सिविलियन मतलब नागरिक। बिलोंग्स टू मतलब बोलते हैं ना ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये का है, मैंने लिख तो दिया है, इसका मतलब है ये उसका है। तो जैसे जब आप हक जताते हो किसी वस्तु, खासकर किसी व्यक्ति भी जता सकते हो, लेकिन अधिकतर वस्तु पर, तो आप बिलोंग्स टू लगते हो। जैसे दिस पॉन्ड इज बिलोंग्स टू मी, ये जो तालाब है ये मेरे नाम का है या मेरे पर है, अर्थात वो मेरा है। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। वेल नोन, प्रसिद्ध लोग को हम वेल नोन पर्सन कहते हैं। पैटर्नल मतलब पिता का, पिता के तरफ के लोगों को हम पैटर्नल बोलते हैं। पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंटी। पैटर्नल लोग बोलते नहीं है लेकिन पैटर्नल होता है। पैटर्नल आंटी, पैटर्नल अंकल। अच्छा बताइए माता की तरफ के लोगों को क्या कहते हैं? अर्ली मतलब जल्दी, वो दे तो दिया है वैसे। मैटरनल मतलब माता का, तो माता की तरफ के लोग, जैसे मामा को हम क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। नाना को क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड फादर। ऐसे। फैसिनेटेड मतलब होता है मोहित करना या मोहित। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। कंपनी मतलब साथ में या साथ देना। कैप्टिवेटेड मतलब किसी को मोहित करना, अपने में मिला लेना। इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण। प्रैक्टिसिंग में अभ्यास करना। थ्रू आउट के दौरान। बैंक मतलब आपको बताइए, ढेर सारे बैंक को बैंक कहते हैं। अप्रेंटिस मतलब शिक्षु मतलब जो आपसे शरण लेते हैं उनको हम शिक्षु कहते हैं। हॉन्ट मतलब परेशान करना या धमकाना। सॉलिट्यूड मतलब एकांत। सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है? एकांत। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित किया, इसमें प्रेरित लिखा है लेकिन आप प्रेरित किया भी समझ सकते हो। इम्प्रोवाइज सुधारने का प्रयास, बोलते हैं इम्प्रोवाइज करो, अपने क्वेश्चन अपने आंसर को इम्प्रोवाइज करो, मतलब और बेहतर करो। कंसीडर्ड माना जाता है, बोलते नहीं माना जाता है कि ऐसे होता है वैसे होता है। माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद जो होता है वो बुरी आत्माएं घर पे निवास कर सकती हैं, तो वो ये माना जाता है, तो हम कंसीडर्ड बोल सकते हैं ऐसे। फिर अकम्पनीड साथ दिया या सिंपल साथ। कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। रेटिकल मतलब होता है वादन, जिससे आप मतलब वो यंत्र जिससे म्यूजिक निकलता है उसको हम वादन कहते हैं, या बजाने को भी कहते हैं। पैटर्न मतलब किसी को पीठ थपथपाई या पीठ थपथपाया। ऑफन हर्ड अक्सर सुना। ऑफन मतलब होता है अक्सर, और हर्ड मतलब सुना। गेट मतलब किसी चीज़ को प्राप्त किया। पॉड मतलब डाला, खासकर ये पानी के लिए होता है या किसी लिक्विड के लिए। फिर ट्विस्ट मतलब होता है भेंट।
नॉर्मली ये भेद सीक्रेट भेद होता है, मतलब गुप्त भेद, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है बुक में कुछ और अर्थ हो। डेस्टिनी मतलब भाग्य, बोलते हैं ना मेरा भाग्य अच्छा है, माई डेस्टिनी इज गुड। तो इस तरीके से वर्ड जो है, ये सब वर्ड हम अभी एकदम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये सब वर्ड आएगा। चलिए, अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड लेसन एंड सेकेंड स्टोरी। ये है दोस्तों, हमें तीसरा पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करना है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में 2 पैराग्राफ और आगे की जो होती है अबाउट द स्टोरी वो हम पढ़ चुके हैं। चलिए तो ये पढ़ा जाए, थोड़ी स्टोरी बता दे रहा हूँ। तो वो जो पहले 2 पैराग्राफ उसमें बस ये बताया गया है कि भाई शहनाई का हिस्ट्री क्या है, शहनाई पहले किस लिए बजाई जाती थी। तो अब आगे पढ़ रहे हैं मेन बिस्मिल्लाह खां के बारे में। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of धुमराव in बिहार। तो जो 5 साल के जो लड़के थे बिस्मिल्लाह खां, वो खेला करते थे गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा कितने लोग खेलते हो मुझे अभी बताओ, क्या किसी ने कभी गिल्ली डंडा खेला है? अगर खेला है तो कमेंट बॉक्स में बताना, यस आई प्लेड गिल्ली डंडा, या मैंने गिल्ली डंडा खेला। हिंदी में भी आप लिख सकते हो, जरूर लिख के बताइएगा। As a 5-year-old बिस्मिल्लाह खां played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of धुमराव in बिहार। तो जो पुराना जो स्टेट था, जो पुराना राज्य हुआ करता था, पुराना जो संपत्ति हुआ करता था, धुमराव नामक एक जगह का जो बिहार में पड़ता है, वहाँ वो तालाब के पास, पौंड मतलब तालाब के पास वो गिल्ली डंडा खेला करते थे जब वो 5 साल के थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। तो वो प्रातः मतलब रेगुलरली मतलब होता है रेगुलर वे में, मतलब कि समानता वो पास की जो बिहारी जी नामक एक टेम्पल था, मंदिर था, वहाँ वो जाते थे टू सिंग, गाने के लिए। द भोजपुरी चैता मतलब देखा होता है एक तरीके से जो भक्तियों मतलब मंदिर में जो पोइट्री पढ़ाई जाती है उसको चैता कहा जाता है, लेकिन उसकी अलग कैटेगरी होती है। ठीक है, कभी बाद में बताया जाएगा चैता क्या होता है। अभी बस ये समझिए, मंदिरों में ये पोइट्री की तरह, कविता की तरफ बोला जाता था, तो उसको गाने के लिए उन्हें बुलाया जाता था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल। वो समानता बिहारजी टेम्पल जाते थे गाने के लिए। द भोजपुरी चैता मतलब भोजपुरी जो गाना था वो गाने के लिए वो वहाँ पर जाते थे। एट द एंड ऑफ विच, और इसके अंत में, मतलब जो गाना वो गाते थे उसके अंत में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, और उसके अंत में उन्हें क्या मिलता था? एक बड़ा लड्डू वो पाते थे। मतलब वो जो गाते थे उसके बदले उन्हें क्या मिलता था? बड़ा सा लड्डू मिलता था। ठीक, फिर लिखा लड्डू वेइंग 1.25 kg, मतलब लगभग सवा किलो का उन्हें लड्डू मिलता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। तो वह वहाँ के जो महाराजा थे, लोकल महाराजा, वो उनको ये प्राइज देते थे। किसको देते थे? बिस्मिल्लाह खां को, जब वो 5 साल के थे और वो नज़दीक के मंदिर में जाकर गाना गाते थे तब। फिर लिखा है अ प्राइज गिवन बाय द लोकल, ये तो हो गया। दिस हैपेंड 80 ईयर अगो, ये कब होता था? ये 80 साल पहले, यानी कि अब बिस्मिल्लाह खां 85 साल के हो गए हैं। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और ये जो छोटा लड़का था जो मंदिर में जाके गाना गाता था, अब वो इतनी दूर दूर तक ट्रैवल कर चुका है, यात्रा कर चुका है, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। देखो, कोई भी अगर नागरिक भारत का है तो उसको सबसे बड़ा पुरस्कार जो मिल सकता है पूरे भारत का, वो है भारत रत्न। ठीक है, तो वो उनको मिला था, किसको? बिस्मिल्लाह खां को। तो वही लिखा है कि वो छोटा जो बच्चा था वो पूरी बहुत दूर दूर ट्रैवल किया। किस लिए ट्रैवल किया था? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब सबसे बड़े भारतीय सम्मान, सबसे बड़े भारतीय अवार्ड के लिए जो भारत रत्न होता है वो उनको मिला था। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में बिहार में
डुमराव के प्राचीन इलाके, वही स्टेट मतलब इलाका या संपत्ति में तालाब के पास बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे। वह नियमित रूप से निकट के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे, जिसकी समाप्ति पर उन्हें मतलब 1.25 अर्थात 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, जो उन्हें स्थानीय महाराजा द्वारा पुरस्कार में दिया जाता था। यह 80 वर्ष पुरानी बात है और यह छोटा बालक भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए दूर दूर की यात्रा कर चुका है। अर्थात वो भारत रत्न लेने के एकदम समीप है या भारत रत्न ले लिया है, अभी पता नहीं है। बस ये समझिए शायद वो भारत रत्न उनको मिल गया है या मिलने वाला है, अभी क्लियर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजियम। जो बिस्मिल्लाह थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध फैमिली से आते थे जो म्यूजिशियन थे, अर्थात वो संगीतकारों के प्रसिद्ध फैमिली से बिलोंग करते थे, अर्थात वो उसी से आए थे। फ्रॉम बिहार, बिहार से, तो बिहार के बहुत प्रसिद्ध संगीतकार जो परिवार था उसमें से ये बिलोंग करते थे, मतलब उसमें से ये आए थे। हिज ग्रैंडफादर, इनके दादाजी रसूल बख्श खान, रसूल बख्श इनके दादा का नाम है, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो पहले भोजपुर नाम का एक जगह हुआ करता था, तो वहाँ के राजा के दरबार में ये शहनाई नवाज अर्थात शहनाई ये बजाते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां के दादा रसूल बख्श खान। अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ बुक खोल लीजिएगा, हो सकता है आपको उतना साफ नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। हिज फादर, उनके पिताजी पैगंबर बख्श, पिताजी क्या नाम था? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, पैटर्नल मतलब होता है पापा के तरफ के, तो जो पिता के तरफ जितने भी पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो सब भी बहुत बड़े शहनाई बजाने वाले व्यक्ति थे। कौन? पापा के तरफ वाले, ठीक है, चाहे वो दादा थे, चाहे पापा थे, चाहे और कोई भी जितने लोग हो, सब बहुत प्रसिद्ध वाले थे। देखो लिखा भी हिंदी अनुवाद में है। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक संगीतज्ञों के सुविख्यात परिवार से आते हैं। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। उनके पिता पैगंबर बख्श तथा पिता के पक्ष में दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। पढ़ते हैं 5th पैराग्राफ। क्या लिखा है? द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। जो युवा लड़का था अर्थात जो बिस्मिल्लाह खां थे, वो बहुत पहले अपने बचपन में ही जीवन के उन्होंने म्यूजिक ले लिया था, अर्थात वो म्यूजिक करने लगे थे, गाने लगे थे। एट द एज ऑफ 3 साल के, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। तो जब वो 3 साल के थे, है ना, when his mother took him to his maternal uncle, जब उनकी माँ उन्हें ले आई उनके मैटरनल अंकल अर्थात मामा के घर, इन बनारस, जो बनारस में था, ना वाराणसी, उसे अब वाराणसी कहा जाता है। तो वो जब वो 3 साल के थे, उनकी माँ उन्हें उनके मामा के घर यानी बनारस में रहने वाले मामा के घर ले आई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह थे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे जब वो अपने अंकल को यानी जब वो अपने मामा को प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। क्या प्रैक्टिस करते हुए देखते थे? वो शहनाई बजाते हुए, द शहनाई, मतलब वो जो शहनाई की प्रैक्टिस करते थे उनके मामा, तो वो देख कर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड यानी बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल। जल्द ही जो बिस्मिल्लाह थे वो अपने अंकल का साथ अर्थात मामा का साथ देने लगे बजाने में। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल। जो अली बख्श थे वो उनके अंकल का नाम था, मतलब मामा के नाम था, जो विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, जो बनारस का एक विष्णु टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ नहीं बोल सकते सॉरी, विष्णु टेम्पल जो है, विष्णु मंदिर, वहाँ पे वो शहनाई बजाने लगे। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जहाँ बख्श जो थे, बख्श अली बख्श जो उनके मामा थे, वो एम्प्लॉयड थे अर्थात
उनका ये जॉब लगा था कि वो वहाँ पर जाकर मंदिर में शहनाई बजाए। तो वहाँ पर जाकर बिस्मिल्लाह भी शहनाई बजाने लगे उनके साथ। चौथी लाइन पढ़ने जा रहे हैं हम। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। क्या लिखा है? अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाते थे, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, और जब बिस्मिल्लाह थे वो बैठे रहते थे आकर्षित होकर। कैप्टिवेटेड मतलब वही होता है आकर्षित होकर, तो वो आकर्षित होकर बैठे रहते थे फॉर आवर्स ऑन एंड, मतलब जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक वो बैठे रहते थे मोहित होकर घंटों भर। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे वो भी स्टार्ट करने लगे। पहले वो तो साथ जाने लगे, पहले वो साथ जाते थे मंदिर, वो देखते थे, फिर वो क्या हुआ, ही स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग, और धीरे धीरे वो शुरू करने मतलब वो शुरू हो गए, लेसन स्टार्ट करने लगे। किसका लेसन, किसका पार्ट पढ़ने लगे? इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, वो जो इंस्ट्रूमेंट था जो शहनाई थी उसको बजाने का वो प्रैक्टिस, लेसन पढ़ना सीखने लगे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो बैठे रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे, मतलब हमेशा प्रयास करते रहते थे। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट मतलब होता है क्या, पूरे दिन के दौरान, तो पूरे दिन के दौरान वो उसको प्रैक्टिस करते रहते थे शहनाई बजाने का। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, मतलब काफ़ी साल तक वो बालाजी के मंदिर में, और मंगला मैया एक मंदिर है बनारस में, वहाँ पर वो जाकर शहनाई बजाते थे। एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और बैंक मतलब होता है किनारा, और जो बैंक मैंने वर्ड मीनिंग बताया था वो बैंक मतलब नॉर्मल हो गया, लेकिन यहाँ बैंक मतलब है किनारा। तो द बैंक ऑफ द गंगा, तो वो जो किनारा था, जो गंगा का किनारा, आपको पता है बनारस क्या है, बनारस गंगा नदी के किनारे बसी हुई एक शहर है, तो वहाँ गंगा नदी बहती है ना। तो लिखा है द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटाइज फेवरेट हॉन्ट, तो वो जो युवा, यंग मतलब युवा, और अप्रेंटाइज मतलब होता है शिक्षुक, जो सीखने की इच्छा रखता हो, तो वो जो युवा शिक्षु था, अर्थात जो सीखने की इच्छा रखने वाला युवा व्यक्ति था, उसके लिए बालाजी, मंगला मैया और जो नदी का गंगा जी का जो किनारा था वो सबसे फेवरेट हॉन्ट मतलब एक तरीके से वहाँ रहना। हॉन्ट मतलब होता है कहीं पर, बोलते हैं ये मेरा इलाका हो गया, तो वो उनका ये इलाका हो गया था। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, मतलब जहाँ वो एकांत में प्रैक्टिस कर सकते थे। नॉर्मली आप देखते हो गंगा जी के पास जाओगे, खासकर 80 घाट या दादा सुमेध घाट, जो नदी के किनारे घाट है, वहाँ जाओ तो आप शांति से बैठकर गाना बजा सकते हो। ठीक है, तो वही लिखा है कि जो युवा शिक्षुक था, अर्थात जो युवा सीखने वाला बालक था, उसके लिए सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा वो जगह हो गई थी। कौन सी जगह? गंगा घाट, गंगा का किनारे वाला जो घाट होता है वो, और बालाजी और मंगला मैया का मंदिर। वेयर ही कुड प्रैक्टिस, ये तो हो गया। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, जो बहती हुई नदी जो प्रवाह थी वो उनको इंस्पायर की, वो उनको प्रेरणा दी। टू इम्प्रोवाइज, वो ताकि वो इम्प्रोवाइज कर सकें। इम्प्रोवाइज मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ें सुधार सके। देखो पहले शहनाई किस लिए बजाई जाती थी, या तो मंदिर में या तो शादियों में, है ना। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया। जिस तरह नदी जो पानी बह रहा था तो वो देख रहे थे कि नई नई प्रवाह बह रही है, तो उस तरह वो उन्होंने दिमाग में उनके आया होगा कि कुछ नया चीज़ किया जाए इस शहनाई के साथ। तो उन्होंने कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की, कुछ चीज़ें सुधारी। एंड इवेंट रेजेस दैट were earlier considered to be the beyond the range of the शहनाई and event rages, और उन्होंने क्या किया, राग होगा, राग RAGAS मतलब होता है राग। तो उन्होंने नए नए राग उन्होंने बनाना शुरू किया। दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड, जो माना जाता था पहले, क्या माना जाता था? टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो माना जाता था कि वो शहनाई के बियॉन्ड से ऊपर है, अर्थात शहनाई के बस के ऊपर है। अर्थात ध्यान समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे, जो वो नई नई चीज़ें ला रहे थे, वो इसलिए ला रहे थे क्योंकि उससे पहले जो लोगों का मानना था कि शहनाई का जो रेंज है, अर्थात शहनाई की जो सीमा है, वो सिर्फ मंदिरों और शादियों में है। लेकिन वो उसको और बढ़ा रहे थे, और उसमें राग और नए नए चीज़ें वो इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे, सुधार रहे थे। वो क्या सुधार रहे थे आगे देखेंगे। हिंदी अनुवाद। छोटे बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना
प्रारंभ कर दिया था। वह 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माता जी उन्हें उनके मामा जी के घर पर बनारस, जिसे अब वाराणसी कहते हैं, ले गई तो बिस्मिल्लाह अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते देखकर मुग्ध हो गए। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, जहां बख्श शहनाई वादन के लिए नियुक्त थे, मतलब उनको एम्प्लॉयड थे। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार मुग्ध बैठे रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने में पाठ लेने प्रारंभ कर दिए और वे पूरे दिन बैठे अभ्यास किया करते थे। आने वाले वर्षों में बालाजी के और मंगला मैया के मंदिर और गंगा किनारे युवा प्रशिक्षार्थी अर्थात प्रशिक्षा करने वाला विद्यार्थी, सीखने वाला विद्यार्थी सिंपल के प्रिय स्थान बन गए। अर्थात उनके लिए जो मंगला मैया का मंदिर है, जो बालाजी का मंदिर है और जो गंगा किनारे का जो जगह था, वहाँ उनका सबसे प्रिय जगह हो गया, जहाँ वो बैठ के अपना प्रैक्टिस करते थे, जहाँ वो एकांत में अभ्यास कर सकता था। कौन? वो बालक बिस्मिल्लाह खां। गंगा के बहते जल ने उन्हें नए रागों में एकाएक परिवर्तन करने तथा नवीन रागों की रचना करने की प्रेरणा दी, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था, की प्रेरणा दी। मतलब जो पहले माना जाता था कि भाई ये इसके शहनाई की सीमा से ऊपर है, ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ मंदिर और शादियों में बजाना चाहिए और ऐसे ऐसे राग ही बजाने चाहिए। लेकिन उन्होंने उसमें इम्प्रोवाइज़ किया, उसमें बढ़ोतरी की। और हम चलते हैं 6 पैराग्राफ पढ़ते जाते हैं। चलिए इसको अब हाईलाइट कर लेते हैं। कहीं पे कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे पूछे कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पे दिक्कत था, यहाँ परेशानी था। 6 पैराग्राफ। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो जो इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, तो जो इलाहाबाद संगीत समारोह था, संगीत समारोह में या संगीत सम्मेलन में उन्होंने साथ दिया बिस्मिल्लाह खां का। अर्थात वो बिस्मिल्लाह खां के साथ वहाँ गाना मतलब शहनाई बजाने गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, तो वो जब उन्होंने अपना रेसिटल अर्थात जब उन्होंने अपना वादन गाना ख़त्म किया, उस्ताद फैयाज़ खान, उस्ताद फैयाज़ खान बहुत प्रसिद्ध गायक माने जाते थे उससे पहले। तो उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, पैटेड मतलब शाबाशी देना, तो जो या पीठ थपथपाना, तो उस्ताद फैजल खान ने उनका पीठ थपथपाया द यंग बॉय, उस युवा लड़के का जो 14 साल का था और जिसने इलाहाबाद में जाके सम्मेलन में उसने संगीत म्यूजिक बजाया था। एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो और तुम कर सकते हो, तुम कर सकोगे। वो कहते हैं कि कठिन परिश्रम करो और तुम कर सकोगे। ये लाइन वो उस्ताद फैयाज़ खान कहते हैं उस युवा लड़के को। विद ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। तो ये तो एक बात हो गया। फिर 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो का शुभारंभ हुआ लखनऊ में, तो केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, तो उनके लिए बिस्मिल्लाह के बहुत बड़ा ब्रेक। देखो नॉर्मली इंडस्ट्री आप सुनते होगे कि इस हीरो को ब्रेक मिल गया, इस हीरोइन को ब्रेक मिल गया। तो ब्रेक मतलब होता है किसी को मौका मिल जाना। तो उनको मौका मिल गया उसमें संगीत प्रस्तुति देने का। कहाँ? ऑल इंडिया रेडियो। और ऑल इंडिया रेडियो का फ़ायदा क्या था? वो पूरे भारत में वो सुना जा सकता था, तो ये उनको फ़ायदा हो गया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो जल्द ही क्या हो गए? ऑफन हर्ड मतलब जिनको प्रायः सुना जा सके। तो वो क्या हो गए? वो वैसे संगीत का वो वैसे म्यूजिशियन बन गए, वो वैसे शहनाई बजाने वाले बन गए जिनको रेडियो पर प्रायः सुना जा सकता था। अर्थात उनको बार बार रेडियो वाले बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? क्योंकि उनका जो शो था जिसमें वो शहनाई बजाते थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था, इसलिए। हिंदी अनुवाद देखते हैं। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने पिता के साथ, देखो वहाँ अंकल लिखा है, इंग्लिश वाले में अंकल लिखा है, यहाँ हिंदी वाले में पिता लिखा है, जो गलत है। यहाँ मामा बोल सकते हैं, चाचा भी हो सकता है, हमें पता नहीं है अंकल कौन से अंकल की बात हो रही है, चाचा वाले कि मामा वाले, हम मान ले रहे हैं मामा। तो अपने अंकल के साथ वो इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। उनकी संगीत प्रस्तुति के अंत में, मतलब वही रेटिकल मतलब वही होता है, उनके संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद रेकिटल बोलते हैं, गलती हो गया मुझसे, रेकिटल बोलते हैं।
संगीत प्रस्तुति को। उस्ताद फैयाज खान ने उसने युवा लड़की की पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो और तुम अवश्य कर पाओगे। लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के आरंभ के साथ ही बिस्मिल्लाह खां को बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ। देखो मैंने कहा ना, बिग ब्रेक मतलब बड़ा अवसर। ब्रेक मतलब इंडस्ट्री में या मौका होता है। ब्रेक मतलब नॉर्मली आप जानते हो कहीं रुकना होता है, लेकिन यहाँ ब्रेक मतलब है कि नया मौका मिलना। वे शीघ्र ही रेडियो पर बहुधा मतलब ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई बजाने वाले, इसे कह सकते हैं, बन गए। और हम लास्ट पैराग्राफ देख रहे हैं इस वीडियो का। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत ने आज़ादी प्राप्त की 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने जिन्होंने अपने देश को ग्रीट किया, एक तरीके से बोल सकते हैं अभिवादन किया, है ना। ग्रीट मतलब किसी को अभिवादन करना होता है। अभिवादन किया अपने शहनाई से, तो उनको बुलाया गया था शहनाई बजाने के लिए। सोचो कितनी बड़ी बात है। ही poured his heart out into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है? ही poured his heart out into the राग काफ़ी। उन्होंने राग काफ़ी, ये जो राग था काफ़ी नाम का, वो उन्होंने गाया फ्रॉम द रेड फोर्ट मतलब लाल किला। तो लाल किला जहाँ से आजकल आप जानते हो कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, लाल किला, वहीं पे उनको बुलाया गया और वहाँ पे उन्होंने pour his heart out, इसका मतलब है उन्होंने अपना दिल निकाल दिया, या पूरा दिल निकाल दिया। कहने का मतलब ये, उन्होंने पूरा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया अपने राग का, जो उन्होंने लाल किले पे किया। टू एन ऑडियंस, उस ऑडियंस को, उस दर्शकों को, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कि प्रथम प्रधानमंत्री? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और जिन्होंने बाद में बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अभी हम इसका मतलब समझेंगे। उपहार भाग्य के साथ, जो उन्होंने बहुत बड़ा स्पीच भाषण दिया था, उन्होंने, हम नेहरू जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया था बाद में, ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम का। आप चाहो गूगल सर्च करोगे तो बहुत बड़ा वो उन्होंने भाषण दिया था, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। कभी मुझे अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको वो दिखा दूंगा वीडियो के साथ। हिंदी अनुवाद देखने जा रहे हैं। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो बिस्मिल्लाह खां राष्ट्र को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने। कितनी बड़ी बात है, कितनी सम्मान वाली बात है। उन्होंने लाल किले श्रोतागढ़ के सम्मुख, मतलब ऑडियंस मतलब दर्शक, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, राग काफ़ी में अपना आत्म उड़ेल दिया। वही आत्म उड़ेल दिया अर्थात अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। जिन्होंने मतलब नेहरू ने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। फिर जब वो शहनाई वादन खत्म हो गया, सब परफॉर्मेंस खत्म हो गया, फिर नेहरू जी जब आए तो उन्होंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का एक बहुत बड़ा भाषण दिया था लाल किले पे। बहुत फेमस स्पीच है, वो भाषण है। तो कभी आपको चाहिए तो आप जाके गूगल पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था 7 पैराग्राफ तक का वीडियो। इसके आगे का वीडियो हम जल्दी ही डालने वाले हैं। आपको 9 से रिलेटेड पोइट्री या सप्लीमेंट्री का वीडियो चाहिए जो नया सिलेबस आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको वो डिटेल दे दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।